नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर। अगर इंसान के अंदर जज्बा हो, जुनून हो तो वो एक पैर से भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये असलियत है। अरुणिमा सिन्हा जो पर्वतारोही हैं, उनकी कहानी आपने बहुत सुनी होगी। एक बार फिर मैं सुनाने जा रहा हूँ। अरुणिमा सिन्हा नेशनल वॉलीबॉल टीम का हिस्सा थी। 12 अप्रैल 2011 को वो एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए ट्रेन से लखनऊ जा रही थी, लखनऊ से दिल्ली। उन्होंने गले में गोल्ड चेन पहनी थी, जिसे ट्रेन में बैठे कुछ बदमाशों ने खींचने की कोशिश की। अरुणिमा ने विरोध किया तो बदमाशों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस हादसे में अरुणिमा का एक पैर कट गया और जब वे अस्पताल में थीं, तभी उन्होंने टीवी पर माउंट एवरेस्ट की एक डॉक्यूमेंट्री देखी। उसी पल उन्होंने यह ठान लिया कि अगर वो खेल नहीं सकती तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह जरूर करेंगी। नकली पैर के सहारे उन्होंने कठिन ट्रेनिंग शुरू की। हर कदम दर्द होता था, तकलीफ होती थी। 52 दिन की कड़ी ट्रेनिंग और महीनों की तैयारी के बाद 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया। वो दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बनी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। मतलब, हालात चाहे जितने बुरे हों, अगर इरादा मजबूत है तो आप कुछ भी संभव कर सकते हैं। आपके हालात आपके करने और आपके हौसले में आड़े नहीं आ सकते हैं और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आप बना सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा इसका जिंदा सबूत है। अब न्यूज़ मास्टर में जिन 4 चैप्टर से होकर के हम चलेंगे, उनके बारे में तफसील से मैं आपको बता दूं। चैप्टर 1 में बात होगी शानदार उस प्लेयर की, ईशान किशन। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने पहले तक ईशान किशन टीम से गायब थे। मौका मिला तो उन्होंने मौके पर चौका नहीं, छक्का मारा। ईशान किशन की वापसी कैसे हुई, मुश्किल वक्त में क्या क्या हुआ, ईशान कैसे भारत की शान बने, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईशान भी अपने आप में एक प्रेरणा है। चैप्टर 2 में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, जो लगता है अब अंतकाल की ओर। भारत से फिर करारी हार के बाद पाकिस्तान के जितने पूर्व क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के लोग, ये सब क्या कह रहे हैं, आज हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। चैप्टर 3 में बात करेंगे भारत के नए युद्ध पत्र की। असम के मोरान में नेशनल हाईवे पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से लैंडिंग की, उससे चीन को क्या मैसेज गया है, यह आपको जानना चाहिए। उत्तर पूर्व का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF क्यों ज़रूरी है, इसकी इनसाइड स्टोरी आज मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। चैप्टर 4 में हम बात करेंगे मिड डे मील की। भारत में किस तरीके से बच्चों को जो पोषण देने वाला आहार है, जिसको हम पोषाहार कहते हैं, स्कूलों में दिया जाता है, गरीब बच्चों के साथ कैसे घिनौना और भद्दा मजाक किया जा रहा है। मिड डे मील का स्टेटस हिंदुस्तान में क्या है, उसकी असलियत क्या है, यह पूरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा। आप दंग हो जाएंगे कि हम कहाँ हैं, कौन सी व्यवस्था है जो बच्चों को लेकर के इस तरह से एक अजीब सी हरकत करती है। चैप्टर 1 में आगे बढ़ने से पहले जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, उनके लिए एक ज़रूरी खबर है। हार्ट अटैक आने के कई कारण होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार बार गुस्सा आना आपके हार्ट की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ये शो न्यूज़ मास्टर आपके लिए ज़रूरी शो है, आपका शो है। आपका हित कहाँ है, आपका सरोकार कहाँ है, आपका घर, परिवार, समाज और यह पूरा हिंदुस्तान किस रास्ते बेहतर हो सकता है, और कहाँ कहाँ हैं बीमारियाँ हैं, खराबियाँ हैं, खोट है,
वह सब कुछ इंगित करता, बताता, उसको एक्सपोज करता और जिन राहों पर चल करके हिंदुस्तान, कोई इंसान, परिवार बहुत बेहतर हो सकता है और इस देश का मुस्तकबिल बहुत मजबूत और चमकदार बना सकता है, उसका शो है न्यूज़ मास्टर। इसलिए बाकी न्यूज़ शो से अलग है और मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस शो को देखा कीजिए, अपना लगाव जुड़ाव इस शो के साथ ज़रूर जताइए और अपनी राय भी दिया कीजिए। आपका हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। उस भ्रम को तोड़ना है कि जो उछल कूद की दुनिया है, जो मुर्गा लड़ाई की खबरें हैं और जो टीआरपी की लड़ाई है, उस लड़ाई से इतर हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं, कुछ बुनियादी सवाल हैं, कुछ बहुत ज़रूरी सरोकार हैं और उनका खबरों के बीच में होना मायनेदार ही नहीं है, असरदार है, हो सकता है। आपका साथ चाहिए। अमेरिका का जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उसकी रिसर्च में पता चला है कि गुस्सा आने के बाद 2 घंटे में हार्ट अटैक का खतरा लगभग 5 गुना तक बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुस्सा जितना ज़्यादा आता है और जितनी ज़्यादा बार आता है, उतना ही हार्ट के लिए खतरनाक है। जब आप सोच रहे होंगे कि गुस्से का हार्ट अटैक से क्या कनेक्शन है, तो जाहिर है कि आप इसको जानना भी चाहेंगे। एक रिसर्च कहता है कि गुस्से के दौरान शरीर में कैटेकोलामाइंस, इस नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ता है। ये वही हार्मोन है जो शरीर में बीपी को बढ़ाता है। स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ता है और बीपी के बढ़ने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। इस रिसर्च को कैसे किया गया, कितने लोगों को शामिल किया गया, यह भी मैं आपको बताता हूँ। इत्मीनान होना चाहिए, आपको तसल्ली होनी चाहिए। तो जॉन हॉपकिंस मेडिसिन की रिसर्च में 1300 से अधिक मर्दों और 30 साल तक उनको ट्रैक किया गया। इनमें जिनको अक्सर गुस्सा ज़्यादा आता था, उनमें हार्ट अटैक के मामले या उनके लक्षण ज़्यादा दिखे, जबकि जिनको गुस्सा कम आता था या नहीं आता था, उनमें अटैक का रिस्क कम नजर आया। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता था, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 5 गुना ज़्यादा था। इस रिसर्च से यह भी साफ हुआ कि गुस्सा भी हार्ट अटैक आने का एक बड़ा कारण है। यानी कि आपके लिए एक रिस्क जोन गुस्सा भी है, जिसका असर आपके हार्ट पर होता है। ऐसे में जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको इसको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। मुझे भी कभी कभार आता है, लेकिन मैं रखता हूँ। मैंने इसको अब एक तरीके से दूर कर दिया है। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। योग बहुत बड़ा आधार है शरीर को साधने का, और जितनी भी क्रियाएं शरीर के भीतर चलती रहती हैं, उनमें संतुलन अगर बना रहता है तो उसमें योग का एक बड़ा कारण है। ध्यान, मेडिटेशन आप करते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है कि आपको गुस्सा नहीं आता है। इंस्टेंट जो आप रिएक्ट करते हैं, उससे आप दूर रहते हैं। इस वक्त हार्ट अटैक के बहुत मामले आ रहे हैं और गुस्से पर कंट्रोल करिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी हार्ट के लिए खतरे बहुत एरे हैं। गुस्सा जो आपके भीतर है, आपके जरिए रोका जा सकता है, कम से कम उसको तो दूर रखिए। और अब बात T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले की। सबसे बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, और ये लगभग 170 करोड़ की आबादी देखती है। दोनों टीमों में वैसे कोई तुलना नहीं है, लेकिन इसको सुपर मुकाबला कहा जाता है क्योंकि दोनों तरफ माहौल बहुत गर्म रहता है। दोनों तरफ के लोग अपना अपना काम छोड़ करके और मैच देखने के लिए बैठ जाते हैं और वो आखिर तक देखते हैं, और दोनों तरफ ये उम्मीद रहती है कि आखिरी गेंद तक नतीजा हमारे हक में आ सकता है। लेकिन बार बार पाकिस्तान को एक ही नतीजा हाथ लगता है, हार, शिकस्त, और बुरी तरीके से। इस बार T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का मुकाबला जो पाकिस्तान से हुआ, 61 रनों से ऐतिहासिक जीत हिंदुस्तान ने दर्ज की। लेकिन इस पूरे मैच में एक ही हीरो था जिसकी चर्चा सब जगह है, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में है, नाम है ईशान किशन। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 40 गेंदों में 77 रन बनाए
और इस पिच पर, उस मैदान पर प्रेमदासा, कोलंबो, यह स्कोर बहुत मायने रखता है। उस पिच पर 150-60 का टोटल डिफेंड करने में आसानी है, चेस करना मुश्किल। और वहां 77 का स्कोर, 10 चौके 3 छक्के। इस दौरान ईशान किशन का स्ट्राइक रेट रहा 192.50, लगभग 200। इस एक पारी की बदौलत ईशान किशन की पूरी जिंदगी, पूरा करियर ही बदल गया है। रातों रात आप स्टार हो जाते हैं या आप सुपरस्टार हो जाते हैं। ईशान किशन ने वो किया और वो करने का जज्बा उस प्लेयर के भीतर लगातार दिखता रहा है। इस जगह पर जहां कल ईशान किशन खेल रहे थे, पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। एक वक्त तो वो टीम में भी शामिल नहीं होते। वर्ल्ड कप और उसमें ओपनिंग तो बहुत दूर की बात थी। ईशान किशन की इस पारी को इसलिए भी सराहा जा रहा है क्योंकि 2 महीने तक उनके वर्ल्ड कप की टीम के लिए कहीं कोई गुंजाइश दिख नहीं रही थी, कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। ईशान किशन के लिए टीम इंडिया में वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल रहा। दरअसल आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे प्लेयर के होने की वजह से टीम इंडिया में उनके लिए बार बार अड़चन आती रही, रास्ता रुका रहा। 2022 के अंत में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में डबल सेंचुरी जड़ने के बावजूद अगले ही मैच में उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू सीरीज में बहुत अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी साल खेले गए पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। एक प्लेयर बार बार परफॉर्म कर रहा है, बार बार वो बाहर जा रहा है। आप सोचिए कि वो कितना टूट रहा होगा और फिर अपने आप को किस तरह से संजो करके खड़ा कर रहा होगा। इसके बाद ईशान किशन के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हुई। वेस्टइंडीज के बाद दक्षिण अफ्रीका के दौरा जो था उसको उनको बीच में छोड़ना पड़ा या छोड़ दिया। इसके बाद मानो टीम इंडिया के लिए ईशान किशन के लिए वापसी के रास्ते बंद होते चले गए। फरवरी 2024 में उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। यही नहीं, मुंबई इंडियंस ने भी झटका दिया और आईपीएल की मुंबई इंडियंस की टीम ने भी उनको अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सब के बावजूद उस खिलाड़ी को समझिए किस मिट्टी का है, किस सांचे का है, वो टूटा नहीं, घरेलू क्रिकेट की तरफ गया और घरेलू क्रिकेट में क्या शानदार परफॉर्मेंस रही। ईशान किशन के वक्त बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 197 के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 570 रन उन्होंने बनाए। फाइनल में 45 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी और झारखंड को पहली बार इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनाया। इसके बाद तिलक वर्मा के चोटिल होने की वजह से यह भी संयोग होता है कि आपको किसी कारण से कभी मौका मिलता है और वहां आप अपना जीवट, अपनी ताकत, अपनी अहमियत जता देते हैं, बता देते हैं, साबित कर देते हैं, फिर आपके लिए एक बड़ा दरवाजा खुलता है। तो तिलक वर्मा के चोटिल होने के कारण ईशान किशन के लिए टीम इंडिया में वापसी का रास्ता खुला। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबले में 43 गेंद पर 103 रनों की वो आतिशी पारी उन्होंने खेली और वो आज भी कई लोगों को याद है। 2 महीने पहले तक जिस ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में संभावितों में भी देखा नहीं जा रहा था, गिना नहीं जा रहा था, वो टूर्नामेंट की शुरुआत से ठीक पहले संजू सैमसन की जगह पर टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस ओपनर बने। संयोग देखिए, एक बार तिलक वर्मा, एक बार संजू सैमसन। एक तरफ किस्मत दगा दे रही है, एक तरफ मौका भी दे रही है। ईशान किशन की बल्लेबाजी को लेकर इरफान पठान और शोएब अख्तर जैसे लोगों ने क्या कहा है, अगर आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये जो प्लेयर है ये अलग तरह का मटेरियल है। आप सुनिए। इस तरह जिस तरह बच्चों की तरह मार खा रहे हैं, इस तरह बच्चों की तरह मार नहीं खा सकता पाकिस्तान टीम। बट पाकिस्तान टीम इज बीइंग हैमर्ड, लिटरली हैमर्ड। अगर पाकिस्तान ये इंप्रूव नहीं करेगा और इस तरह खेलता रहेगा बल्लों की तरह, और चल्ले बल्ले नहीं होते, चल्ले और बल्ले उस तरह खेल रहा है और बिल्कुल क्लूलेस खेल रहा है, कोई पता नहीं क्या करना है, किसने बॉलिंग करनी है, किसने बैटिंग करनी है। कप्तान साहब अपना वो जा रहे हैं, टीम वो खा रही है, दे मार 4.5 हो रही है। तो इट्स ए सैड सिनेरियो। तो पाकिस्तान का सोचना है।
कि करना क्या है पाकिस्तान। पाकिस्तान नीड्स टू गियर अप। दुनिया हैज़ मूव्ड ऑन एंड द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। वो किसी और क्लास की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वही धकियानुसी आइडियो में फंसे हुए हैं, इससे करा लो उससे करा लो। पता नहीं पाकिस्तान वो 80 क्रिकेट खेल रहा है, वो 80 क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फैंटी खारते हुए हार गया है। मैंने अभी ट्वीट किया था, यू कैन डिफाइन अ वर्ड क्लूलेस नाउ। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान टीम, दे आर क्लूलेस। और पाकिस्तान को अपनी कैपेसिटी का पता चल गया होगा कि T20 में वेयर डू दे स्टैंड नाउ। शोएब अख्तर अपनी टीम के बारे में बता रहे थे। ईशान किशन की तारीफ उन्होंने जबकि कल रात मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, डर ही नहीं है और खेलता चला गया। अपनी टीम के बारे में वो बता रहे थे क्लूलेस टीम है, मिसमैनेज्ड है, कैप्टन को समझ नहीं कि टॉस जीतने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। जिस प्लेयर को बैटिंग करना है वो बैटिंग नहीं कर पा रहा, जिसको बॉलिंग करनी है वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा है। पूरी टीम एक अजीब सी साइकोलॉजिकल प्रेशर में तो थी, लेकिन ये टीम इनकॉम्पिटेंट है पाकिस्तान। और इस पूरी जीत में ईशान किशन का परचम लहराया रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो शानदार इनिंग्स है और उस इनिंग्स ने ही हिंदुस्तान की जीत को बहुत हद तक तय किया। जाहिर है कि परिवार के भीतर भी एक खुशी का माहौल है, उल्लास है। ईशान किशन की माँ, ईशान किशन के पिता, ये दोनों लोग बेइंतहा खुश हैं। होना भी चाहिए। किसी परिवार के भीतर आप जाते हैं तो माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है औलाद की कामयाबी पर। नहीं, बस इसी तरह परफॉर्मेंस चलती रहे, भारत जीतता रहे, यही हम लोग के लिए सबसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद, जो भी कहिए। बहुत खुशी हो रही है। अपनी इंडिया जीत गया, भारत हम लोग जीत गए और सारे प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत बधाई। बहुत अच्छा किया, मेहनत किया और टीम इंडिया में फिर वापस आया है तो बहुत खुशी है कि ईशान ने मेहनत करके अपनी जगह बनाई। उधर पाकिस्तान में भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद हाहाकार है। पाकिस्तान के जितने पूर्व खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है उसके ऊपर तो बरस ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उन्होंने कम नहीं कोसा है। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, कह रहे कि इस आदमी ने पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट का बंटाधार कर दिया। उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा सुनिए आप। बाबर आजम कोई किंग नहीं है, उसको प्लीज खुदा के वास्ते किंग ना बोलें। किसी कहीं का किंग नहीं बाबर आजम। बाबर आजम टीम में डिजर्व जगह करता ही नहीं है। बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए। इनको कोशिश करनी चाहिए कोई और टीम बनाए। देखिए ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स आगे प्लेयर्स हैं। और ये कौन ऐसा करता है फिर टीम के साथ? पहले बोले आप बाइकआउट कर रहे हो, फिर बोले हम खेलेंगे, फिर नहीं खेलेंगे, फिर खेलेंगे। आप कहाँ से प्रैक्टिस करो? पाकिस्तान मैच हार चुके इंडिया से, कैसा लग रहा है भाईजान? मेरा ख्याल है अब ये रूटीन मैटर बन गया है। थोड़ा सा मुझे होप थी आज के टीम की कुछ चेंजेस, कुछ फॉर्मेशन ऐसी थी, हमारे स्पिनर्स ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि हम फंसा लेंगे मैच को और एटलीस्ट एक फाइट देंगे, बट इट्स लाइक द सेम रूटीन मैटर। बुमराह के जवाब हमारे पास नहीं है, हार्दिक को हम फेस नहीं कर सकते। इट्स द सेम सिचुएशन। Unacceptable, honestly. We came from United States just to watch this game, and playing like this is unacceptable. First of all, you know what? Why, if you win the toss, why you wanna invite India to bat first? I mean, what was the rationale? And you know, if there was no planning, I would say there was no planning from ball one, even at the toss. इधर हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो 24 घंटे पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। मैच देखेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, चाय कॉफ़ी बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, खाएंगे, मैच देखेंगे। और जैसे ही पाकिस्तान से हिंदुस्तान की टीम जीतती है और लगातार जीतती रहती है, पाकिस्तान के हिस्से में हार है, हिंदुस्तान के हिस्से में जीत है, लेकिन बार बार जीत मिलने के बाद भी
वो खुशी कम पड़ती है। हिंदुस्तानियों को आप सुनिए और देखिए जरा। टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, स्पेशली बॉलिंग लाइन बहुत बढ़िया रहा और जो विकेट लिए उन्होंने बैक टू बैक अमेजिंग। और हिंदुस्तान को अब कोई नहीं रोक सकता। टीम इंडिया जरूर दिस टाइम वर्ल्ड कप उठाएगी, क्योंकि पहला वर्ल्ड कप तो हम लोग जीत गए हैं पाकिस्तान को हरा के। अब रही ट्रॉफी की बारी, ट्रॉफी हम लोग अहमदाबाद में उठाएंगे। देखिए ये जीत तो तीसरी जीत है और ये जीत ही से नहीं मानने वाले हैं। हमें 2024 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट। पहली बार भारतीय टीम बनेगी। जो टीम होस्ट कर रही है वो ट्रॉफी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस प्रकार 2011 में 50 ओवर की भारत ने होस्ट किया और भारत ने रख ली, तो 2024 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट 2026। जिस तरीके से मैच हुआ बहुत ही अच्छा मैच था, लेकिन उतना अच्छे की उम्मीद मेरे को थोड़ा ज्यादा की थी। लग रहा था थोड़ा और क्लोज होगा। जितना पैसे इन्होंने एक्स्ट्रा खर्च करवाया था पाकिस्तानियों ने, अनसर्टेनिटी बना के महंगे टिकट महंगे होटल लाके, लग रहा था थोड़ा सा और एंजॉय करेंगे, उतना एंजॉय नहीं कर पाए। थोड़े से 2-4 ओवर और फालतू खेलते तो मजा आता ना, तो फील आ जाता। ये जीत की आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। पाकिस्तान में बैठे हुए जिन्होंने भी ये नाटकबाजी की थी कि हम नहीं खेलेंगे और नहीं खेलेंगे और ये नहीं करेंगे, और इसी डर की वजह से वो जो है बार बार कह रहे थे हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको पता था वो हारेंगे और 100% हारेंगे। मैंने कहा ना, हिंदुस्तानियों का पेट खुशी से भरता नहीं है। थोड़ा और पाकिस्तानी खेल लिए थे, हारना तो था, पैसा वसूल हो जाता है, तो कुछ न कुछ रह जाता है कि अरे यार, हराने के बाद एक अजीब सी खुशी होती है पाकिस्तान को, हर हिंदुस्तानी को। लेकिन रहता है कि यार थोड़ा और, तो वो थोड़ा था हमेशा रह जाता है। अब एक साइकोलॉजी होती है, टीम को समझना पड़ेगा आपको। हिंदुस्तान के सामने जब भी पाकिस्तान की टीम उतरती है, वैसे तो वो कहीं टिकती नहीं है, कमज़ोर टीम है, प्लेयर टू प्लेयर अगर आप मैच करेंगे तो फिर भी हौसला जो होता है टीम के परफॉर्मेंस, अफगानिस्तान की टीम को देखिए, वो किसी भी टीम को हराने का जज्बा रखती है। दक्षिण अफ्रीका की टीम बस बच ही गई, निपटा ही डाले थे हम लोगों ने। लेकिन वो जज्बा अगर आपके पास नहीं है और बार बार छोटी टीमों से आपने हार झेली है, तो आपके दिमाग पर उसका असर रहता है कि इतनी बड़ी टीम से जीतना बड़ा मुश्किल है। तो पाकिस्तान की टीम ने कब कब कैसे कैसे छोटी छोटी टीमों के हाथों मार खाई है, उन हार का भी बहुत असर होता है आपके दिमाग पर, और आप एक मजबूत टीम के सामने उसके चलते भी अपने आप को थोड़ा कमज़ोर पाते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं। ये वनडे का वर्ल्ड कप था 1999 का, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीम को हराया था। 2007 में आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इन छोटी टीमों से जब हारते हैं, 99 में बांग्लादेश की टीम बिल्कुल अभी अपनी दहलीज पे थी और पीट दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2022 जिम्बाब्वे की टीम ने पीट दिया। तो आप बार बार जब छोटी छोटी टीमों से भी गच्चा खा जाते हैं, तो बड़ी टीम के सामने आपके दिमाग में डर हमेशा रहता है कि वो पीछे वाला जो छोटी टीम का खौफ है वो आपके ऊपर असर करता रहता है। तो एक साइकी आपकी बन जाती है, और फिर वो जज्बा, वो अग्रेशन, अपना 100% देना, राइट डिसीजंस, राइट कॉम्बिनेशन, यह सब कुछ लड़खड़ाने लगता है। और पाकिस्तान का तो ऐसा लगता है कि कहीं एक जगह उसका स्क्रू है, आपने ढीला किया नहीं कि भड़बड़ा करके पूरी टीम गिर जाती है। और हिंदुस्तान के आगे वो ना को दम रहती है, सरेंडर्ड रहती है, कहीं कोई हौसला, कोई जज्बा, लड़ने का जो मिजाज होता है नजर नहीं आता है। आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने आखिरी बार 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, 17 में। 9 साल हो गए। 9 साल से पाकिस्तान के पास कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। ये एक बड़ा सच है। और पाकिस्तान की हार का कारण पाकिस्तान के भीतर क्रिकेट की मैनेजमेंट वाली कमेटी और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक माहौल है वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अब जरा इस ग्राफिक्स को आप देखिएगा, और यह भी बहुत कुछ कहता है। भारतीय क्रिकेट ताकतवर है तो क्यों है, इसका एक कारण है, और एक माहौल तैयार हुआ भारत के भीतर क्रिकेट का। बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है घरेलू ढांचा, टैलेंट की बड़ी पूल है, और इसमें आईपीएल ने बड़ा काम किया है। इतने ऑप्शंस हैं
कि आप एक हटा के दूसरा, दूसरा हटा के तीसरा करते रहेंगे, और वो सेम स्केल का टैलेंट है। फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म, आपको खेलना है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर ही नहीं लेना है। टीम को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश होती है, बैलेंस टीम रहे। T20 की टीम है तो T20 के लिहाज से रहे, अगर वनडे की है तो वनडे के लिहाज से, टेस्ट की टीम तो टेस्ट के लिहाज से। तो तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग माइंडसेट प्लेयर के तैयार किए गए और उनको उस खांचे में डाला गया है। तो आपके पास 3 टीमें आपको नजर आती, मोटे तौर पर आप मानकर चलिएगा। लीडरशिप और स्ट्रैटेजी, इस पर हिंदुस्तान की टीम और मैनेजमेंट बहुत काम करता रहा है। और आप देखिए तो आज भी सूर्य कुमार यादव एक बेहतरीन कैप्टन के तौर पर मैदान में दिख रहे हैं। और BCCI की जो आर्थिक ताकत है कि कहीं भी कुछ भी ज़रूरत है तो तुरंत आपको मिल जाता है, और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत अच्छा खासा पैसा प्लेयर्स को मिलता है। तो उनको जितनी सुविधाएं, सहूलियतें, साधन संसाधन मुहैया होते हैं, उसका फल हिंदुस्तान को मिलता है, उसका सिला मिलता है। पाकिस्तान में बहुत सारी दिक्कतें इस स्तर पर भी हैं। और अब चैप्टर बदलते हैं और बात करते हैं कि हिंदुस्तान ने चीन के लिहाज से, या कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है चीन से, तो भारत को अपने पूर्वोत्तर के इलाके में किस तरीके से वायुसेना को मजबूत करना चाहिए, उसकी जो फौरी ज़रूरतें हैं उस पर कितना बड़ा काम हुआ है, एक बड़ी उपलब्धि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मोरान में नेशनल हाईवे पर अपने विमान की हाई प्रोफाइल लैंडिंग कराकर भारत एयर पावर डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। ये मोरान बाईपास पर उत्तर पूर्व का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, जिसको ELF कहते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जो देश भर में बनाए जा रहे हैं। और 28 ऐसे ही सुविधाओं से लैस स्ट्रिप्स आप देखेंगे। मोरान बाईपास पर लगभग 4.2 किलोमीटर लंबी, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे थे, एक मजबूत सड़क को भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यह सुविधा 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 40 टन तक के फाइटर जेट्स को हैंडल कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-130J, जो सुपर हरक्यूलिस कहते हैं, उस एयरक्राफ्ट से यहां लैंडिंग की। विजुअल तस्वीर आप देख रहे हैं। और जो हाईवे है, कम रनवे की क्षमता का यह सीधा प्रदर्शन है कि कम रनवे पर आप लैंड कर सकते हैं, कम रनवे के साथ आप टेक ऑफ कर सकते हैं। आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। असम से पड़ोस में आप देखेंगे तो तिब्बत का इलाका आगे तक जाता है, यानी कि चीन। और वहाँ इस तरह की ELF इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ हिंदुस्तान की वायुसेना की बड़ी ज़रूरत है, या हिंदुस्तान की सेना की भी। आर्म्स, एम्युनिशंस, रसद, इसकी सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी है। उस पूरे बेल्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ट्रेन, टनल, सड़क और इस तरह की एयर स्ट्रिप्स लगातार तैयार की जा रही हैं। इसलिए 1962 की जंग चीन ने हिंदुस्तान के मुकाबले जो लड़ी थी, वो एक दगा था, धोखा था और हिंदुस्तान की तैयारी नहीं थी। लेकिन आज दुनिया के ताकतवर देशों में भारत की गिनती होती है, और अगर कभी युद्ध चीन से होता है तो उस इलाके में भी चीन को बराबरी की टक्कर दी जा सके, इसके लिए हिंदुस्तान की सरकार ने फौज की सभी ज़रूरतों का ख्याल रखा है। और उसी का एक नतीजा ये है जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये एयर स्ट्रिप सड़क के ऊपर लैंड कराना और सड़क के ऊपर टेक ऑफ कराना,
लैंडिंग के बाद राफेल, सुखोई, जो सुखोई MK-30 MKI हमारा फाइटर जेट है, और दूसरे फाइटर जेट्स, उन सब ने यहाँ से टेक ऑफ, लैंडिंग और फ्लाइट पास का शानदार एयर शो किया। और इस बात से तसल्ली हुई कि सुविधा की ऑपरेशनल रेडीनेस है। अब आपको मैं एक नक्शा दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि यह जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है वो जहां बनी है उसकी अहमियत कितनी है। अब आप देखिएगा, ये 240 किलोमीटर की जो एयर स्ट्रिप है, मतलब ये जो पूरा रोडवेज है इसी के ऊपर, तो मोरान में जो इमरजेंसी लैंडिंग है और बगल में ये भूटान है और उस तरफ तिब्बत है, उस तरफ भी तिब्बत है। तो आप चीन जैसे थे अरुणाचल के आसपास, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आगे जाते हैं तो चीन का पूरा इलाका शुरू होता है ऊपर तक, तो भूटान के उस तरफ भी तिब्बत आता है, चाइना आता है। इस इलाके में इसकी ज़रूरत आपको थी और यह हमारी वायुसेना और सेना की उधर की रणनीतिक सैन्य ज़रूरतों के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी या उपलब्धि मानिए सरकार के ज़रिए इस तरह का इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार किया जाना। अब मैं वो हाईवे कहिए या रनवे कहिए, वो आपको दिखाना चाहता हूं जहां भारत के फाइटर जेट्स उतर चुके हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की एयर स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल, असम, हिमाचल की तरफ, तो इन इलाकों में एयर स्ट्रिप्स की ज़रूरत इसलिए है कि जब कभी भी आपको उत्तर से यानी कि चीन की तरफ से युद्ध का सामना करना पड़े तो आपकी वायुसेना तमाम ज़रूरतों के साथ, आपकी फौज तमाम तरह की युद्ध सामग्री के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपकी कितने छोटे रनवे से टेक ऑफ और फिर लैंडिंग के बाद कितने छोटे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। ये हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स हैं, उसमें राफेल भी है, सुखोई भी है, जगुआर, मिराज जैसे फाइटर जेट्स हिंदुस्तान के जो युद्धक लड़ाकू विमानों की पूरी वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ये बात बार बार कही जाती रही है और हमको जितने फाइटर जेट्स चाहिए उसमें लगभग 200 फाइटर जेट्स की कमी है, लगभग। तो सरकार उन फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए कई तरह के सौदों पर विचार कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर अलग अलग जगहों पर जो हाईवेज हैं उनके ऊपर विमानों को फाइटर जेट्स में जब कह रहा हूँ और कार्गो उनको उतारने और टेक ऑफ करने का अभ्यास किया जाता रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि युद्ध हो गया तो फिर कहीं से भी आप अपने फाइटर जेट्स को उड़ान भरने के लिए कह सकते हैं और वो वहाँ लैंड भी कर सकते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे, आप ये नोएडा में जहाँ हमारा स्टूडियो है यहाँ से बस कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे है। 2015 से 17 के बीच में MiG-29 यहाँ लैंड किया, टेक ऑफ किया। मिराज 2000 भी यहाँ लैंड कर जाता है, टेक ऑफ कर जाता है और जगुआर भी लैंड किया और टेक ऑफ किया। सुखोई 30 MKI आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर 2017, 18 और 2021 इन तीनों सालों में इन सभी विमानों को उतार करके लैंड करा करके टेक ऑफ करा करके यह देख लिया गया कि आपातकाल में, युद्ध की स्थिति में किसी भी एयर स्ट्रिप की तरह ये इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, क्या लाए जा सकते हैं।
सुखोई 30 MKI, मिराज, जगुआर और सुपर हरक्यूलिस जो हमारा कार्गो प्लेन होता है, वो सब लैंड कराया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको पता है कि वो लखनऊ से और गाजीपुर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल का। उसके ऊपर भी 2021 में उद्घाटन के समय सुखोई 30 को उतारा गया था। मिराज 2000, राफेल और C-13 सुपर हरक्यूलिस, इन विमानों को उतारने और टेक ऑफ कराने के बाद यह आजमाया जाता है कि सब कुछ यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है ना इमरजेंसी की हालत में, और पता चलता है कि हाँ। वैसे ही बाड़मेर, पाकिस्तान से जब युद्ध हो तो बाड़मेर सरहदी इलाका आप जानते हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो उन इलाकों में बाड़मेर में जो NH है उसमें 2021 में कई फाइटर जेट्स ने लैंडिंग की मतलब उसका टेक ऑफ भी किया। तो यह हिंदुस्तान के भीतर गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, और इस पर 2024 में फाइटर जेट्स लैंड किए और टेक ऑफ किया था, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी, यानी कि साजो सामान, माल असबाब, रसद वगैरह लेकर के जाने वाला जो एयरक्राफ्ट होता है वो भी भारी भरकम, उसने भी लैंडिंग की और फिर वहाँ से टेक ऑफ किया। तो ये जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं इन सब को बार बार आजमाया जाता है ताकि हमेशा इस बात को दिमाग में रखा जा सके युद्ध की स्थिति में यह सब ऑपरेशनल हो सकते हैं। इन सब जगहों पर कभी भी आप ट्रैफिक रोक करके अपने प्लेन को लैंड करा सकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ करा सकते हैं। एक मजबूत देश को लगातार हर मोर्चे पर अपने आप को तैयार करते रहना होता है और देश ऐसे ही चलता है। सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। हिंदुस्तान के चारों ओर एक लकीर दौड़ती है और वह लकीर हिंदुस्तान का नक्शा बनाती है। दुनिया का एक बड़ा देश, 140 करोड़ का सबसे बड़ा देश आबादी का, और इसकी सुरक्षा सेना के हाथों में रहती है। और सेना की जितनी ज़रूरतें हैं समय के साथ चुनौतियों को देखते हुए दुश्मन की ताकत के लिहाज से उसको सरकार उस लिहाज से मजबूत करती रहती है। और यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ताकि मुल्क जो है वो अपने मुताबिक आगे बढ़ता रहे, तरक्की के रास्ते पर उसका सफ़र जारी रहे। अब मिड डे मील की बात करते हैं। 3 तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर महोबा की है, उत्तर प्रदेश का महोबा। आपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत देखा होगा, लेकिन दिखाना चाहता हूं। बाल्टी में पानी रख करके उसमें दूध डाल करके बच्चों को पिलाया जा रहा है। एक बाल्टी में पानी, उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया गया और यही बच्चे पिएंगे। किस लिए? क्योंकि उनका पोषण हो, उनके खाने में जो कमी होती है उस खाने की भरपाई हो सके, तो आप एक बाल्टी में 1 लीटर दूध डाल दो। दूसरा वीडियो आपका कटिहार का है, आप देख रहे होंगे, और कटिहार बिहार चावल में नमक डाल करके बच्चों को दिया जा रहा है। और तीसरा वीडियो श्योपुर का है, थाली नहीं है, पत्तल भी नहीं है, तो कागज़ पर बच्चों को खाना दे दिया गया। अब इस गंदगी के साथ मिट्टी पर जब बच्चे जो खाना खा रहे हैं, कागज़ तो गल ही जाएगा थोड़ी देर में, तो उनकी सेहत के लिए अच्छा है या फिर नुकसानदेह, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए तीनों तस्वीरों को देख करके कि जिस हिंदुस्तान में 5 साल से कम उम्र के 3000 से 5000 बच्चे रोज़ाना दम तोड़ देते हैं कुपोषण के कारण, दुनिया में 5 साल से कम उम्र के कुपोषण से मरने वाले बच्चों में हर 5वां बच्चा भारतीय होता है। उन बच्चों की सेहत को ठीक करने, स्कूलों तक ले जाने और भोजन के बहाने ही उनको पढ़ाई लिखाई से जोड़ने की जो योजना चली उसको हम मिड डे मील योजना कहते हैं। अरबों रुपए इसके ऊपर बहाए जाते हैं। तमाम स्कूलों में दोपहर में खाना और इस तरह से दूध बच्चों के बीच में बांटा जाता है। लेकिन वो कितना पौष्टिक है और बच्चों के लिए कितना सेहतमंद है, इसकी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। और जब आप अपने आने वाले समय से, अपनी भावी पीढ़ी से इस तरह की गद्दारी करते हैं, भ्रष्टाचार में यह देश इतना आकंठ डूबा हुआ है कि बच्चों के पेट और उनकी सेहत तक की परवाह नहीं करता है, तो आप समझिए कि कहाँ आकर के यह व्यवस्था या जो लोग इस तरह का ठेका लेते हैं या इस काम में जो लोग शामिल हैं उनकी मानसिकता आ गई है।
अब मैं आपको इस बड़ी वॉल पे ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ। मिड डे मील क्यों है, क्यों दिया जाता है? बच्चों को पोषण मिले, उनकी सेहत सुधरे। हिंदुस्तान में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े, खाने के बहाने ही वो आएंगे, तादाद बढ़ेगी। पढ़ेंगे तो देश में पढ़ाई लिखाई का माहौल आगे बढ़ाया जा सकता है। पढ़ाई में भी जाहिर तौर पर सुधार होगा। बच्चे आएंगे, बैठेंगे दोपहर तक, फिर दोपहर का खाना खाएंगे, फिर आपस में मिलेंगे जुलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो एक सामुदायिक माहौल जो होता है वह भी तैयार होता है। गरीबी कुपोषण उसको नीचे ले जाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और समानता बढ़ाने के लिए भी। यह बहुत बेहतर रास्ता है कि बच्चों के बीच में एक सामाजिकता बढ़ती है, आपस का भेदभाव जो है वो खत्म होता है और कोई बच्चा कभी भी, जो बड़े हो जाते हैं उनको पता नहीं जात मजहब बहुत जकड़ लेता है, बच्चों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है और मिड डे मील कम से कम इस दूरी को और ख़त्म करता है। अब पैसा कितना आता है ज़रा यह भी देखिएगा। 2025-26 में केंद्र सरकार का जो बजट था मिड डे मील का वो 12,500 करोड़ का था, 12,500 करोड़, और राज्य सरकारें उसमें लगाती हैं 8,500 करोड़, यानी कि देश भर में आप मान के चलिए कि 21,000 करोड़ का यह बजट है राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का। तो 60% केंद्र का और 40% राज्य सरकार का। केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% ये वहन करती है। और क्या पैसा जाता है, यह जो 21,000 करोड़ है, एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध डाल दो। मिड डे मील में जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं 1ली से 5वीं तक के, उनको रोज लगभग 7 रुपए के हिसाब से मिड डे मील मिलता है। उसकी कॉस्ट आती है 7 रुपए। और जो हायर उच्च प्राथमिक कहिए वो 10 रुपए के आसपास, यानी कि उनको जो भोजन मिलता है, एक बच्चे के भोजन की कीमत 10 रुपए बैठती है। तो ये हिसाब है। अब मैं आपको चीन ले चलता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान अपनी फौज के लिए सड़कों के ऊपर असम में हमने एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार की। उस चीन से अब जरा हम अपनी बच्चों को भी तुलना कर लेते हैं। चीन है 5 युआन एक बच्चे के खाने पर आता है और लगभग 55 से 60 रुपए बनता है, यानी कि 12 रुपए एक युआन होता है। तो 60 रुपए हमारा और हमारे बच्चों को 6 रुपए। अपर प्राइमरी स्कूल 10 रुपए और यहाँ प्राइमरी स्कूल में लगभग 60 रुपए एक बच्चे के भोजन पर चीन में खाना बनता है, मिड डे मील। और मिड डे मील अगर हमारे यहाँ जो हालात हैं कि आप कागज़ के ऊपर भोजन परोस देते हैं, आप एक बाल्टी पानी में दूध डाल करके बच्चों को दे देते हैं, आप चावल में नमक डाल करके दे देते हैं, कभी ना तो आपका दिल पसीजता है, नहीं कभी आप सोचते हैं कि ये बच्चे जो हिंदुस्तान का भविष्य कल बनेंगे, इनके साथ आप क्या कर रहे हैं। बच्चों का पेट मार करके, उनका अनाज लूट करके अगर आपके घर में बच्चे पलते हैं और आपका घर चलता है तो आपकी ऐसी सोच पर भी तरस आता है। और अब बात करेंगे जो चीन का कॉस्ट मैंने आपको बताया 60 रुपए का, उसमें जो मिड डे मील का प्रोविजन है उसको जानिए। बच्चे वहां मिड डे मील खाते हैं और तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है। ये वीडियो और अभी जो हमारे बच्चों का वीडियो आपने देखा, इन दोनों का अंतर समझिए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में यह व्यवस्था नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में 21,000 करोड़ रुपए जाते हैं तो इस तरह की व्यवस्था संभव नहीं है, लेकिन हमको सारा पैसा मार जाना है। चावल में नमक डाल देना है, एक बाल्टी पानी में दूध डाल देना है, अखबार के ऊपर बच्चों का खाना रख देना है।
अब जब इस तरह के माहौल में बच्चे रहेंगे, खाएंगे, वो पौष्टिक खाना खाएंगे, तो जाहिर है उनकी सोच समझ, उनकी पर्सनालिटी एक अलग तरह से विकसित होगी। और हमारे बच्चे जिस तरीके से खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनका माहौल और मानसिकता वो एक अलग तरीके का बनेगा। दोनों का अंतर आपको दिख रहा है। उसके बाद भी हिंदुस्तान अगर लगातार तरक्की करता जा रहा है तो यह इन सब के बावजूद है, इन सब के कारण नहीं है। यहाँ के लोगों में जो जुवटता है, यहाँ के बच्चों में जो प्रतिभा है, यहाँ के जवानों में जो दिलेरी है, यहाँ के लोगों में जो हिंदुस्तान परस्ती है, वतन परस्ती है, उसने हिंदुस्तान को मकाम दिया है, उसकी शोहरत बुलंद की है, उसको दुनिया के ताकतवर देश के तौर पर और एक चमकदार मुल्क के तौर पर खड़ा किया है। लेकिन यहाँ के चोर, उचक्कों, भ्रष्टाचारियों, बेईमानों ने पूरे देश को दीमक की तरह चाटा है। और बच्चों के खाने के साथ जिस तरह से आप सलूक करते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनका पेट मारते हैं, इससे क्या आपको बरकत हो जाएगी? ये क्या आपको फलेगा? नहीं। और जो लोग इस ठेके में हैं बच्चों के मिड डे मील में, उनको ज़रूर सोचना चाहिए। सरकारें पैसा दे सकती हैं, व्यवस्था यहाँ के लोग और उनकी मानसिकता तैयार करती है। जब मानसिकता चोरी की है, बच्चों का पेट मारने की है, चावल, नमक और पानी में दूध डाल करके मिड डे मील के नाम पर खाना पूर्ति करने की है, तरस आता है, बहुत तकलीफ होती है। और अब चलते चलते वो सूचना जो मैं आपको रोज दे करके जाता हूं, एक जानकारी। बिल्लियां अपना पूरा जीवन और पूरे जीवन में औसतन 2 से 3 तिहाई समय, 2/3 टाइम सोती रहती है। यानी कि मानकर चलिए कि 10 घंटे हैं तो 7 घंटे सोती है। अगर एक बिल्ली 15 साल जीती है तो अंदाजा लगाइए कि वो 10 साल सोती रहती है। फिर भी कितनी एक्टिव होती है। सोने से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन बहुत सोना अच्छी बात नहीं। बिल्ली के बारे में जानकारी थी, इसलिए मैंने आपको दी। और अब आपसे विदा लेने का समय आ चला है, लेकिन जाने से पहले मैं रोज की तरह आपको एक वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूँ। यह वीडियो देखिए, भारत पाकिस्तान मैच, और यह वीडियो आपको गुदगुदाएगा और अच्छा एहसास दे जाएगा। पाकिस्तान में हारने के बाद टीवी तोड़ने का वीडियो। मुझे दीजिए विदा और वीडियो का लीजिए मजा। नमस्कार।